गुड इवनिंग, जय हिंद आप सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका फैमिली एजुकेशन टूर में। दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। प्रेरणा का स्रोत क्यों है, कैसे है, इन सबकी भी चर्चा आज हम करेंगे। लेकिन आज जिस व्यक्ति के बारे में या जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में केवल 2 लाइनों से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। कौन सी 2 लाइनें? मैं कोई शायरी नहीं सुनाने वाला हूँ। मुख्य रूप से ये वो व्यक्ति हैं जिनके जीवन में कई बार भावनात्मक दृष्टिकोण से परिवर्तन आया है। भावनात्मक दृष्टिकोण का अभिप्राय, इन्होंने जो चीज़ें देखी हैं इनको लगा ये सही है या गलत है। अचानक से मान के चलिए कि इनके जीवन में कोई घटना घटी, इनको तुरंत लग गया कि हाँ ये चीज़ घटना सही है। इन्होंने फिर से कोई घटना देखी तो इनको लगा नहीं ये घटना बहुत बुरी है। इस प्रकार का व्यक्तित्व आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, जो कि क्षण भर का समय न लगाते हुए अपने जीवन में परिवर्तन के लिए राजी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य भगत सिंह के शहीद दिवस पर है। आज 23 मार्च 2023 है। तो आज ही के दिन है ना, हमारे भगत सिंह को क्या चढ़ाई गई थी? फांसी चढ़ाई गई थी। बहुत ही दुखद समय था। क्या क्या घटनाक्रम था, आज हम इन सभी की चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास का जो पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे फैमिली एजुकेशन टूर के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। इसके अलावा ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और हमारे कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं अक्कू ज्ञान तक पर। तो आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए अक्कू ज्ञान तक। जैसे उसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे। उन कोर्सेज का प्राइस ज़्यादा नहीं है बेटा, मात्र 99 रुपये हैं। ओनली 99 रुपीज़ में आजकल कुछ नहीं आता है। लेकिन हम आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स दे रहे हैं। किस चीज़ का? हमारे अक्कू ज्ञान तक का, ठीक है ना। अक्कू ज्ञान तक की वजह से आप लोगों को क्या मिल रहा है? 99 रुपीज़ में ओनली। चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हम बात करें, एसएससी जीडी हो, एसएससी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, पीसीएस हो, किसी भी है ना, पीसीएस की हम बात करें या यूपीएससी की भी हम बात करें, तो उसके लिए भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। रीजनिंग की क्लास आप लोगों की चल रही है, हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस चल रही है, कई सारी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। तो आप उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 99 रुपीज़ में बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आजकल है ना 99 रुपीज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल के लिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जानने से पहले उसका व्यक्तिगत परिचय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से उसके आने वाले भविष्य का पता चलता है कि हाँ इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, ठीक है ना। इसी से उसका फ्यूचर डिसाइड होता है। भगत सिंह का ऐसा कुछ भी नहीं था। भगत सिंह के पास किसी चीज़ की शायद कमी नहीं थी, है ना। अच्छे खासे खानदान से थे, सिख परिवार से थे, अच्छा खासा पैसा था उनके पास, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी क्या ज़रूरत थी, है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या ज़रूरत थी। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि उनकी विचारधारा क्या थी जो कि उन्होंने अपने रास्ते को है ना बदला। वो चाहते तो है ना किसी बड़े आदमी की तरह आराम से रह सकते थे, है ना। ग्रेजुएशन करते, आगे की पढ़ाई वगैरह करते, कुछ और चीज़ें बनते, वकील वगैरह बनते या कुछ और बनते। लेकिन नहीं, देशभक्त बनना उनके लिए परम उद्देश्य था, है ना। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना उनका क्या था? पहला उद्देश्य बन चुका था बेटा। चलिए, हमारे भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर 1907 को हुआ था। मुख्य रूप से लायलपुर नामक एक ज़िला है जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जगह है जहाँ पर हमारे भगत सिंह का जन्म हुआ था। इनके पिता की हम बात करें तो एक किसान है ना परिवार से थे जिनका नाम था किशन सिंह। इनकी माता का नाम श्रीमती विधवावती कौर था। ये भी एक गृहिणी के रूप में थी और मुख्य रूप से किसान वगैरह ये है ना सारा का सारा जो परिवार जो था एक सिख आर्य परिवार था। या ये सारा का सारा जो परिवार जो था वो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट था। इनके कई सारे भाई बहन भी थे। मुख्य रूप से अब यह है ना ये ध्यान रखिएगा कि अमर कौर की हम बात करें और शकुंतला कौर की हम बात करें और प्रकाश कौर और जगत कौर की हम बात करें, ये इनके प्रमुख भाई बहनों में से थे। इनके एक चाचा भी हुआ करते थे जिनका नाम था अजीत सिंह।
ये भी बहुत प्रमुख है ना, इनका भी है ना नेतृत्व रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन की हम बात करें है ना, तो इनका भी बहुत बड़ा नाम था क्षेत्रीय आंदोलनों में। आगे चलकर इनकी हम चर्चा वैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको जीवन परिचय बता रहे हैं, तो ये बताना जरूरी है कि इन्होंने नौजवान सभा से भी ये जुड़े थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से भी ये जुड़े हुए थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके हमारे भगत सिंह जो थे वो बड़े होने लगे, प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता थी। अब ये जो हम लोग कहानी शुरू कर रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग। पीडीएफ को हमने केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पीडीएफ को केवल हम एक फॉर्मेलिटी के लिए यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक फ्लो बनाता हुआ चल रहा हूँ हमारे भगत सिंह की कहानी का। भगत सिंह का जन्म हुआ, पारिवारिक स्थिति बढ़िया थी, ऐसा कोई है ना दिक्कत वगैरह थी नहीं, ज़्यादा गरीबी थी नहीं, मुख्य रूप से एक सिख परिवार था है ना, और अपना जो पालन पोषण जो था वो बहुत बेहतरीन तरीके से इनका चल रहा था। आवश्यकता थी शिक्षा की, तो इनके माताजी और पिताजी के है ना द्वारा इनकी जो पढ़ाई जो थी 5वीं क्लास तक इन्होंने अपने है ना गांव में ही की थी। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने पढ़ाई वगैरह की। उस समय तक इनकी मानसिकता कुछ है ना ज़्यादा बदली नहीं थी। आगे चलकर इनके पिताजी के है ना फोर्स के कारण इनको क्या कर दिया गया, हाई स्कूल में इनका दाखिला करवा दिया गया। मुख्य रूप से दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, अपना दाखिला कर दिया। लाहौर में ये स्कूल था। अब ये जो हमारे हाई स्कूल की परीक्षा वगैरह भी देने लगे थे, हाई स्कूल की उन्होंने पूरी तरीके से एजुकेशन गेन किया। अब ज़रूरत थी कुछ ग्रेजुएशन वगैरह करने की, क्योंकि कॉलेज वगैरह की तो है ना पढ़ाई वगैरह उन्होंने कर दी थी। मुख्य रूप से है ना 10वीं 12वीं तक का तो इन्होंने कर लिया था। ज़रूरी थी अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई। ग्रेजुएशन के लिए ये है ना अपने कॉलेज वगैरह में गए थे, नेशनल कॉलेज वगैरह में गए थे, तो उस समय ये बीए वगैरह में थे। ठीक है ना, लेकिन आगे चल कर उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि ये जो थे वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगे थे। ठीक है ना, और दिलचस्प बात पता है क्या है, ये राष्ट्रीय आंदोलन से तब जुड़े जब ये मात्र 12 साल की उम्र में थे, मात्र 12 साल की उम्र में। आजकल का बच्चा राष्ट्रीय आंदोलन को छोड़ो, आजकल का बच्चा जो है वो यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा किसी चीज़ को नहीं जान रहा है ना। उनको पूछ लो कि भारत की राजधानी है ना, कुछ भी पूछ लो, भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुछ नहीं पता इनको, है ना। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है ना, अपने राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं उनको पता। लेकिन 12 साल की उम्र में हमारे भगत सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्थल पर गए। ये वही जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला स्थल है जहाँ पर मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों पर क्या चलाई गई थी, है ना, गोलियां चलाई गई थी जनरल डायर के कहने पर। मुख्य रूप से 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था जब ये घटना घटी थी। यदि आप इसके बारे में है ना फुल डिटेल में जानना चाहते हैं क्या था, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगी। ये जैसे ही चैनल को ओपन करेंगे ना तो आपको एक वीडियो मिलेगी है ना जलियांवाला हत्याकांड के ऊपर, है ना, और उसमें मैंने पूरी डिटेल में बता रखा है कि क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके कैसे कैसे है ना रचा गया था उसको। तो जैसे हमारे भगत सिंह जो थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्थल में पहुँचे, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से निहत्थे लोगों पर क्या चलाया गया था, है ना गोलियां वगैरह चलाई गई थी, बहुत मारा गया था, बहुत मासूमों को वहाँ पर मारा गया था, बच्चे से लेकर बड़ों को लेकर सबको क्या किया गया था, वहाँ पर मारा गया था। ये मुख्य रूप से भगत सिंह जब अपने है ना स्कूल से घर आ रहे थे तो उस समय उनको इस बात का पता चला था, तब जाकर वो उस स्थल में पहुंचे थे शाम के टाइम में। अब धीरे धीरे करके है ना हमारे महात्मा गांधी जी का जो प्रचार प्रसार जो था वो पूरे ओवरऑल इंडिया में फैल रहा था। महात्मा गांधी जी के फॉलोवर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। उसी में एक फॉलोवर हमारे भगत सिंह भी थे। भगत सिंह भी महात्मा गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, अपने है ना आदर्श के रूप में उनको मानते थे, आदर्श है ना, जो कि अहिंसक है ना तरीके से अपनी बातों को रखते थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा मुख्य रूप से 1920 के दौरान 2 आंदोलन प्रमुख रूप से चलाए गए थे, एक तो खिलाफत आंदोलन और एक असहयोग आंदोलन। ठीक है ना, तो असहयोग आंदोलन तो 1920 के दौरान चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा ये 1922 में समाप्त कर दिया गया था। 1922 के दौरान क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। इसके समाप्त करने का कारण एक ही था, उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी नामक है ना एक स्थान था, वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था, एक घटना घटी थी, जिसके बाद गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब भगत सिंह जो थे वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, लेकिन गांधी जी की इस कार्य से हमारे भगत सिंह जो थे वो अप्रसन्न थे। भगत सिंह को लगा कि यार असहयोग आंदोलन चलना चाहिए था,
है ना। कई सारे ऐसे राजनेता थे जिसके रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात करें, सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें, इन्होंने भी अपने वाक्यांशों में कहा है कि असहयोग आंदोलन को रोकना गांधी जी की एक बहुत बड़ी भूल थी। वैसे भगत सिंह ने भी कहा कि नहीं भाई साहब, असहयोग आंदोलन को चलने देना चाहिए था, लेकिन गांधी जी ने तो उस पर स्टे लगा दिया कि आज के बाद नहीं चलाया जाएगा, मैं असहयोग आंदोलन को वापस लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मारपीट की गई थी चोरा चोरी इंसिडेंट में, ठीक है ना। तो चोरा चोरी के बारे में वैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो फरवरी 1922 में चौरा चौरी नामक स्थान पे, है ना, कई सारे, है ना, किसानों ने एक पुलिस वालों के स्टेशन पे क्या कर दिया, हमला बोल दिया। वहाँ पर कई सारे पुलिस वालों को मार दिया गया, ठीक है ना। अब वहाँ पर जैसे पुलिस वाले मरे तो गांधी जी को लगा कि ये तो हिंसक तरीके से, है ना, मेरा जो असहयोग आंदोलन जो है वो एक हिंसक रूप ले रहा है, तो इसको बंद करना ही ज़रूरी रहेगा। अब भगत सिंह को अहिंसा पर विश्वास नहीं था, अब उनको एक हिंसक मोड़ पर लेके आने वाली ये वही घटना थी। मतलब जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके बाद हम अपने वे को चेंज कर लेते हैं, अपने रास्ते को चेंज कर लेते हैं। अब गांधी जी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो हमारे भगत सिंह के द्वारा भी अपने रास्ते में परिवर्तन लेके आने लगे। अब वो नौजवान समाज से जुड़ने लगे थे, उनके द्वारा युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने लगे थे और ब्रिटिश सरकार को हिंसक तरीके से हटाने की उन्होंने वकालत करने लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, अब अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला है, अब केवल अंग्रेज जो भागेंगे वो मारपीट के दौरान ही भागेंगे, ठीक है। अंग्रेज जो भागेंगे वो कैसे भागेंगे, मारपीट कर ही भागेंगे, उनसे हिंसा की जाएगी, उनके साथ हिंसा की जाएगी, तभी जाकर अंग्रेज लोग यहाँ से जाएंगे। अब पिताजी की हम बात करें और चाचा जी का बहुत बड़ा प्रभाव था हमारे भगत सिंह के ऊपर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो बीए कर रहे थे, तो नेशनल है ना, नेशनल कॉलेज जो था उसमें उन्होंने 1931 के दौरान क्या की थी, है ना, 1923 के दौरान क्या थी, उन्होंने वहाँ पर एडमिशन वगैरह लिया था। एडमिशन लेने के बाद जब वो कॉलेज वगैरह में प्रोग्राम वगैरह चलते हैं तो कुछ कल्चरल प्रोग्राम थे वहाँ पे होते रहे, है ना। जो कल्चरल प्रोग्राम की हम बात करें वहाँ पर वो भाग लिया करते थे। मुख्य रूप से हमारे भगत सिंह तो एक, है ना, क्या थे, एक्टर के रूप में भी थे। वो जब भी ऐसे कल्चरल प्रोग्राम में, एक्टिविटी में, है ना, पार्टिसिपेट करते थे तो वो कभी किसान बनते थे, कभी मजदूर बनते थे, है ना। और मुख्य रूप से देश की उस स्थिति को दर्शाते थे जो वर्तमान में थी। अंग्रेज कैसे हमारे ऊपर जुल्म करते हैं उनको एक, है ना, एक्टिविटी के रूप में वो लोगों के सामने रखते थे। कुछ नाटक वगैरह करके हम लोग गाँव गाँव में जब हम लोग थे ना, तो 26 जनवरी की हम बात करें या 15 अगस्त की हम बात करें या कोई भी नेशनल, है ना, कोई भी सेलिब्रेशन होता था, है ना, तो हम लोग क्या करते थे, है ना, नाटक वगैरह या किसी भी, है ना, एक्ट को हम, है ना, करते थे। मतलब कोई भी ऐसा, है ना, एक्ट जो कि, है ना, लोगों पर, है ना, कोई प्रभाव डालता हो, समाज सुधार में कोई प्रभाव डालता हो, तो उसको ये लोग करते थे। आगे चलकर हमारे भगत सिंह जो थे वो कई सारे, है ना, व्यक्तियों को पढ़ने लगे। मुख्य रूप से हमारे जो ये नेशनल कॉलेज जो था वहाँ पर अंग्रेजों की शिक्षा चलती थी, ब्रिटिश शिक्षा चलती थी, तो वहाँ पर, है ना, ब्रिटिशों के बारे में पढ़ाया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा, तो ठीक है ना। तो भगत सिंह ने कहा कि नहीं, हमें ये किताबें नहीं चाहिए, है ना, हम अपने आदर्श खुद चुनेंगे। तो मुख्य रूप से करतार सिंह की हम बात करें, ये उनके आदर्श के रूप में मानते थे अपने आप को। मुख्य रूप से ये वही करतार सिंह है जिनके द्वारा, है ना, जो इन्होंने और करतार सिंह ने और हरदयाल ने एक साथ मिलकर क्या की थी, हमारे गदर पार्टी की 1913 के दौरान, है ना, स्थापना की थी, है ना। 1913 में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना वगैरह की थी। भगत सिंह जी मुख्य रूप से अराजकतावाद, मुख्य रूप से साम्राज्यवाद, सॉरी, साम्यवाद, है ना, समाजवाद की हम बात करें, इनके क्या थे, है ना, प्रचारकों के रूप में, है ना, सामने आने लगे थे। मुख्य रूप से इन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, लेनिन को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे भाई साहब, ठीक है ना। इनके कई सारे क्या थे, है ना, फेवरेट राइटर थे। बकलूनी की हम बात करें, इन्होंने कई सारी किताबें इनकी पढ़ी। इसके अलावा कार्ल मार्क्स को ये बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। कहा जाता है कि जब भगत सिंह जी अपनी, है ना, अंतिम यात्रा कर रहे थे या उनको फांसी के लिए लेके जाने लगे थे, तो उस समय भी वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। बिलामुद्दीन लेनिन की हम बात करें, इनको वो पढ़ा करते थे। इनके विचारों से उनको लगा कि हाँ, साम्यवाद की हम बात करें, समाजवाद की हम बात करें, मार्क्सवाद की हम बात करें, इनसे ये लोग प्रेरित होने लगे थे। धीरे धीरे करके क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिया। 1924 में सचिंद्र नाथ की हम बात करें, सचिंद्र नाथ सन्याल की हम बात करें, इनके द्वारा एक संगठन का, है ना, निर्माण किया गया था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसको शॉर्ट में HRA के रूप में भी जानते हैं।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की हम बात करें, इसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। अब भगत सिंह को लगा कि एक बहुत बड़ा है ना, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि एक क्रांतिकारी संगठन है और भगत सिंह खुद एक क्रांतिकारी के रूप में सामने आने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अब मैं इसके साथ जुड़ूंगा। ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ने के लिए भगत सिंह को मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा कहा गया था कि तुम जैसे है ना नौजवानों के लिए हमने क्या की है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जैसा है ना एक संगठन बनाया है। उसमें उस समय चंद्रशेखर आज़ाद भी जुड़े हुए थे, ठीक है ना। और भगत सिंह के अलावा उनके जो जितने सारे मित्र वगैरह जो थे, इन्होंने भी क्या कर लिया, हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये वही है ना एसोसिएशन है जिसके द्वारा मेरठ षड्यंत्र की हम बात करें, लाहौर षड्यंत्र की हम बात करें, सांडर्स हत्या की प्लानिंग की हम बात करें, कई सारे आरोप इसके ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य के रूप में भगत सिंह ने क्या किया, फिलॉसफी ऑफ द बम को दिया, मतलब बम बनाने की जो प्रक्रिया जो है इनको इन्होंने क्या किया है ना और ज़्यादा मॉडरेट किया, है ना। नेविगेशन की हम बात करें, इनके द्वारा किया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से को प्रचार प्रसारित किया गया। ये वही फिलॉसफी ऑफ द बम है जिसको मुख्य रूप से हमारे क्रांतिकारी भगवती चरण के द्वारा क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा यहाँ से कि फिलॉसफी ऑफ द बम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो भगवती चरण के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। आगे चलकर हमारे भगत सिंह के द्वारा कई सारी और क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। बस भगत सिंह को लगा कि ये जो हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है एक बहुत बड़ा एक संगठन के रूप में है ना, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसकी एक ब्रांच चाहिए। ब्रांच के लिए उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। नौजवान भारत सभा की उनके द्वारा क्या की गई, स्थापना की गई। मुख्य रूप से जैसे वो है ना अपनी कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ने के बाद लाहौर आए, उन्होंने अगले एक साल के अंतर्गत क्या कर दिया, नौजवान भारत सभा नामक क्या कर दिया, एक युवा क्रांतिकारी संगठन को स्थापित कर दिया। ये मुख्य रूप से एक वामपंथी संगठन था जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से मजदूरों और किसानों युवाओं को क्या करना था, इकट्ठा करके आज़ादी की मांग करना था। इन्होंने लोगों को जोड़ा, किसानों को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा, बड़े बड़े है ना जो महान लोग जो थे उनको अपने आदर्श के रूप में रखा और क्या किया, एक संगठन बनाया। ये संगठन कई सारे है ना कांडों के रूप में जाना जाता है, कई सारे आरोप इसके ऊपर लगाए गए थे। तो ब्रिटिश सरकार ने 1929 के दौरान इस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध भी लगा दिया। 1926 में मुख्य रूप से स्थापित हुआ था और 1929 में इसको क्या कर दिया गया था, है ना, प्रतिबंध भी, इस पर बैन लगा दिया गया था, ठीक है ना। इसको मुख्य रूप से सांडर्स हत्या की हम बात करें, मेरठ षड्यंत्र की हम बात करें, है ना, इसकी क्या थी, भागीदारी रही थी। आगे चलकर भगत सिंह की हम बात करें तो मैंने जैसे बताया ये जो नौजवान सभा जो था है ना, इसको उन्होंने मर्ज करके क्या कर दिया, अपने आप को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में इन्होंने रख दिया। इसके लिए मुख्य रूप से इन्होंने क्या किया, कई सारे क्रांतिकारियों के साथ इन्होंने एक है ना सीक्रेट मीटिंग वगैरह की थी। सीक्रेट मीटिंग के बाद इन्होंने एक फाइनल डिसीजन लिया कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इसको हम क्या करेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में रखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल्ला की हम बात करें, जोगेश चंद्र चटर्जी की हम बात करें, ये मुख्य रूप से क्या थे, इसके सदस्य के रूप में थे। सचिंद्रनाथ सान्याल की हम बात करें, ये इसके अध्यक्ष के रूप में थे, मैंने जैसे बताया, ठीक है ना। अब बारी थी कुछ घटनाओं को घटाने की, क्योंकि जब तक कोई बड़ी घटना सामने ना आए ब्रिटिश है ना सुनने वाले नहीं हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय हिस्से में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में की हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल में कई सारे क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी। अब बारी थी आंतरिक हिस्से में कोई ना कोई घटना को घटाने की। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने एक षड्यंत्र रचा जिसको हम काकोरी षड्यंत्र या काकोरी केस के रूप में भी जानते हैं। ये मुख्य रूप से एक ट्रेन को लूटने की योजना थी इनकी। HRA की हम बात करें, जो इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसने एक योजना बनाई। इन्होंने योजना के रूप में एक ट्रेन को लूटने का इन्होंने प्रयास किया। मुख्य रूप से कहा जाता है कि उस समय उस ट्रेन में इन्होंने जितना पैसा लूटा था वो मुख्य रूप से उसका जो मूल्य जो था वो 4,000 रुपये के करीब करीब था। उसको लूटने की इन्होंने योजना बनाई मुख्य रूप से 9 अगस्त 1925 को, जिसको मुख्य रूप से है ना काकोड़ी षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कई सारे क्रांतिकारी जो थे वो इस ट्रेन में थे। ट्रेन जैसे ही हमारे लखनऊ के करीब करीब है ना 8 मील की हम बात करें, है ना 8 मील दूर थी ये लगभग,
है ना। तो उस समय इन्होंने क्या कर दिया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सभी लीडरों ने, या जितने सारे है ना सदस्य के रूप में थे जो कि इस ट्रेन में मौजूद थे, इन्होंने ट्रेन की चेन खींची, है ना, कई सारे है ना ब्रिटिश कमांडर वगैरह को वहाँ पर मारा, जो भी है ना ट्रेन वगैरह में थे इनको मारा वगैरह, और वहाँ पर क्या कर दिया, सरकारी जो खजाना जो है उसको ये लूट कर क्या कर दिए, भाग गए भाई साहब। काकोड़ी षड्यंत्र के बाद भगत सिंह के अंदर एक नई उत्तेजना जो थी वो है ना प्रकाशित हुई, और इन्होंने जैसे मैंने बताया लिखा वही है, और बार बार बता रहा हूँ कि हम पीडीएफ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, पीडीएफ के अकॉर्डिंग चलना बहुत बेकार है ना, क्योंकि पीडीएफ में वो चीज़ें लिखी गई हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत याद रखनी है ना। मुख्य रूप से एक जो कंसेप्ट आप लोगों को मिलेगा वो क्लास के माध्यम से ही मिलेगा। पीडीएफ आपको केवल केवल क्या देगा, एक इंस्ट्रक्शन देगा कि हाँ ये वे सही है। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को, धीरे धीरे करके भगत सिंह के ऊपर एक उत्तेजना का जो है ना खुमार जो था वो है ना जारी होने लगा। काकोड़ी षड्यंत्र इनकी एक पहली है ना प्रमुख सफलता थी। हालांकि इस सफलता के पश्चात इनको है ना जेल में डाल दिया गया था बेचारों को, है ना, इनके ऊपर है ना आरोप वगैरह लगाए गए थे कि हाँ भाई साहब तुम लोगों ने है ना सरकारी खजाना वगैरह लूटा है तो तुम्हें क्या चाहिए, है ना, जेल में जाना पड़ेगा। इसके अलावा अप्रैल 1926 के दौरान भगत सिंह जी सोहन सिंह से मिले, है ना, और सोहन सिंह के संपर्क में आने के बाद इन्होंने श्रमिक और किसान पार्टी की स्थापना की। ये श्रमिक और किसान पार्टी मुख्य रूप से एक ऐसी पार्टी थी जिसका उद्देश्य किसानों की स्थिति को संभालना या है ना व्यवस्थित करना, श्रमिकों के ऊपर जो हो रहे अत्याचारों उन पर क्या करना, काबू करना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पंजाबी में एक मासिक पत्रिका जो मंथली जो मैगजीन जो है कीर्तिका, ये नाम ध्यान रखिएगा, इसको भी क्या कर दिया उन्होंने, प्रकाशित की कर दिया। अगले है ना कुछ सालों में इन्होंने क्या कर दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से इस श्रमिक और किसान पार्टी में इतनी मजबूती से भगत सिंह जी है ना जड़ गए कि उन्होंने वहाँ पर जो जहाँ पर ये जो बोर्ड होता था जो इसको है ना पब्लिश करता था, वहाँ के ये मुख्य रूप से अध्यक्ष के रूप में ये है ना बन गए थे। सदस्य के रूप में तो थे ही, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट वहाँ पर क्या कर ली थी, गेन कर ली थी। आगे चलकर 1927 में जब काकोरी कांड के बारे में है ना अंग्रेजों ने है ना जाना परखा और उसकी है ना जांच की गई कि किसके द्वारा ये है ना इंसिडेंस कराया गया था, केस वगैरह किसका था, तो उन्होंने क्या किया, कई सारे लोगों को पकड़ा। मुख्य रूप से भगत सिंह भी उसमें पकड़े गए थे, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह तो थे नहीं, लेकिन हाँ कई सारे प्रमुख लोग जो थे काकोरी षड्यंत्र में पकड़े गए थे। इनको है ना क्या कर दिया गया था, कई को तो है ना जेल में डाल दिया गया था 2-3 साल के लिए। कई सारे लोग जो थे वो भाग भी गए थे, है ना, और पहली बार हमारे भगत सिंह को क्या जाना पड़ा था, इस समय जेल में जाना पड़ा था। जेल में है ना कितनी दिन रहेंगे, है ना, वो कहते हैं ना कि है ना आज़ाद पंछी को कोई कितना है ना बांध के रख सकता है। तो भगत सिंह जी है ना वहाँ से हटे, जेल से निकले, तो उस समय तक भारत में एक नई हवा जिसका नाम है साइमन कमीशन वो चल रही थी कि साइमन कमीशन आने वाला है। भगत सिंह को पता चला कि भाई साहब ये साइमन कमीशन जो है वो हमारे है ना अच्छे के लिए नहीं आ रहा है, बुरे के लिए आ रहा है। बुरे के लिए मतलब 1919 का जो अधिनियम जो था है ना उसकी समीक्षा के लिए आ रहा था, और आने वाले 1935 का अधिनियम ये लेके आने वाला था कि मतलब इसी को है ना स्टडी करके वो नया एक्ट पारित करने वाला था। सभी भारतीय नेताओं ने इस साइमन कमीशन का इसलिए बहिष्कार किया क्योंकि इस साइमन कमीशन में जॉर्ज साइमन के अलावा जितने सदस्य थे वो है ना क्या थे, श्वेत थे, ब्रिटिश थे सारे के सारे। भारतीयों को पसंद नहीं आया। इसमें मुख्य रूप से कई सारे नेताओं की हम चर्चा मिलती है, जिसमें हमारे लाला लाजपत राय की भी मिलती है। लाहौर में जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था तो उस समय हमारे लाला लाजपत राय प्रमुख थे, वहाँ पर उनकी है ना की जा रही थी, है ना, उनके द्वारा क्या थी, इसका नेतृत्व किया जा रहा था। यदि आप जानना चाहते हैं फिर से है ना मतलब इनके बारे में मैंने कई बार है ना वीडियो वगैरह बनाई हुई है, तो यदि आप साइमन कमीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो में है ना कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, और इसी चैनल में भी आपको वो है ना वीडियो मिल जाएगी साइमन कमीशन की, आप उसको भी देखिएगा, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें बेटा, ठीक है ना। हिस्ट्री तो पढ़नी है, इसलिए नहीं कि एग्ज़ाम में काम आएगी, इसलिए कि हमें सबक लेना चाहिए कि कोई एक छोटी सी कंपनी हमारे ऊपर 200 सालों तक कैसे यार है ना राज कर सकी, पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया 1928 के दौरान साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान है ना, जैसे ही साइमन कमीशन भारत आ रहा था तो लाहौर में उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय कर रहे थे, है ना। और जब भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई तो पुलिस वालों को लगा भाई साहब की अब स्थिति गड़बड़ाने लगी है, अब इनको लाठी मारकर भगाने की है ना कोशिश करनी चाहिए। तो
लाठियाँ चार्ज होने लगी, तो लाठियाँ चार्ज होते होते क्या किया है ना, जो हमारे लाला लाजपत राय जी थे वो एक वृद्ध थे या कांग्रेस के एक वृद्ध नेता के रूप में थे, उनकी मृत्यु हो गई है ना। मतलब उस समय नहीं हुई थी, वो लाठी मार मार कर वो बेहोश हो गए। इसके बाद उनको हॉस्पिटल वगैरह लेके गए है ना। उनकी मृत्यु जो थी वो 17 नवंबर 1928 को होगी बेटा, लाला लाजपत राय की मृत्यु। अब भगत सिंह जो थे वो एक राजनीतिक गुरु मान के चलिए आप, है ना। लाला लाजपत राय को मानते थे, बहुत है ना आदर्श के रूप में थे, वरिष्ठ नेता थे। चाहे वो एक तरफ कांग्रेस से भी जुड़े थे, एक उग्र राष्ट्रवाद से भी जुड़े थे, लेकिन सबके चहीते थे, सब है ना, सब उनकी बातों को मानते थे। अब भगत सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ने लगा कि भाई साहब हमारे आदर्श को है ना किसी ने ऐसे ही मार दिया। अब इन्होंने प्लानिंग बनाई किसकी, हमारे सुप्रिटेंडेंट सैंडर्स को मारने की। इन्होंने योजना बनाई कि हम लोग क्या करेंगे, सुप्रिटेंडेंट जो सैंडर्स जो हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। अब सैंडर्स को मारने की इनके द्वारा क्या कर दी गई, प्लानिंग बनाने लगी। जो हमारे लाला लाजपत राय है, इनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके जो साथी जो हैं उन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए जो स्कॉट जो है उसको मारने की है ना, उन्होंने है ना साजिश वगैरह रचने लगे थे। गलती से उस समय सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि स्कॉट की जगह जेपी सैंडर्स मर गया भाई साहब, है ना। अब बटुकेश्वर दत्त और हमारे भगत सिंह जो वगैरह वहाँ पर थे तो भागने लगे। तो सैंडर्स को मारने के बाद ये लोग क्या थे, वो भाग गया वहाँ से। मुख्य रूप से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था 17 दिसंबर 1928 को। हमारे लाला लाजपत राय की मृत्यु के ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को इस घटना को क्या दिया गया था, अंजाम दिया गया था। भगत सिंह वगैरह सैंडर्स को मारने के बाद भाग गए, ठीक है ना। लेकिन अभी भी उस प्रकार की छवि जो थी या अंग्रेजों के प्रति उनकी जो क्रूरता जो थी या अंग्रेजों के प्रति जो उनकी जो है ना विरोधी भाषी जो है ना विचार जो थे वो सबके सामने नहीं आए थे। अब उन्होंने एक योजना बनाई कि हम लोग क्या करेंगे, असेंबली हॉल में जाएंगे, जहाँ पर है ना विधानधारा सभा में हम लोग जाएंगे। वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक गतिविधि करेंगे, बम वगैरह फेंक देंगे। तो पब्लिक सेफ्टी बिल वहाँ पर पारित होने वाला था, जिसके बारे में है ना भगत सिंह को पहले पता चल गया था कि पब्लिक सेफ्टी बिल पारित होने वाला है और ये किसानों के लिए बिल्कुल सही नहीं है ना। तो भगत सिंह को लगा कि यही एक सबसे बढ़िया है ना मूवमेंट है जब हमें क्या कर सकते हैं, है ना, बहरे अंग्रेजों को क्या कर सकते हैं, सुना सकते हैं अपनी है ना अंदर की जो आग जो है उसको हम है ना बता सकते हैं। कुल मिलाकर अपने अंदर का जो क्रोध जो है वो अंग्रेजों को बता सकते हैं। अब भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा बटुकेश्वर दत्त वगैरह की हम बात करें, इनके द्वारा योजना बनाएगी कि हम लोग असेंबली हॉल में जाएंगे, ब्रिटिश वगैरह का है ना ये जो कपड़े वगैरह जो है वैसे पहनेंगे, टोपी वगैरह पहनेंगे और हम लोग कहाँ चले जाएंगे, असेंबली हॉल में जाएंगे और वहाँ पर इस गतिविधियों को है ना अंजाम देंगे। 8 अप्रैल 1929 की हम बात करें, जब केंद्रीय असेंबली की हम बात करें, वहाँ पर क्या किया गया था, एक पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया जा रहा था। एक ट्रेड यूनियन की हम बात करें, ऐसे कुछ है ना डिस्ट्रीब्यूट एक बिल पारित किया जाना था। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य किसानों पर जो कर जो था उसको है ना बढ़ाना था, इसका उद्देश्य। कई सारे विचार वगैरह हुए थे, कई सारे है ना विवाद हुए थे, विरोध होने के बाद भी ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल जो था वो पारित हो गया भाई साहब। इसी बीच हमारे भगत सिंह वगैरह जो थे, बटुकेश्वर दत्त जो थे वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने क्या किया, अपने हाथ से 2 बम उठाए और बीच है ना केंद्रीय धारा सभा के बीच सेंट्रल हॉल में क्या कर दिया, बम डाल दिया, बीच उसमें डाला। किसी को है ना जान माल का नुकसान हुआ नहीं वैसे। अब उनके हाथों में कुछ पर्चे भी थे भाई साहब। अब उस पर्चों को उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। इन पर्चों में मुख्य रूप से इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लिखे गए थे। और इस पर्चे में ये भी लिखा गया था कि हम लोग जो ये है ना बम फेंक रहे हैं इसका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना या है ना गिराना या चोट पहुंचाना नहीं है। अभी तो हम लोग तो बस केवल शांति से है ना या अपने है ना इच्छा शक्ति से हम क्या करना चाहते हैं, अंग्रेजों को यहाँ से है ना जाने देने की है ना गुजारिश करते हैं वैसा आराम से है ना, बिल्कुल शांति से यहाँ से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। और हम क्या करने वाले हैं, ये जो बहरे जो अंग्रेज जो हैं, ब्रिटानिया जो सरकार जो है वो बिल्कुल जो सुन नहीं पा रही है उसको हम लोग क्या करेंगे है ना ख़त्म करने वाले हैं। अब अंग्रेजों को लगा कि इसकी विचारधारा बहुत बेकार है, अंग्रेजों ने पकड़ लिया भाई साहब। और मुख्य रूप से ये ध्यान रखिएगा कि हमारे बटुकेश्वर दत्त और हमारे भगत सिंह जी उस समय भागे नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, अपनी गिरफ्तारी दी है ना, अपने आप को सरेंडर किया, गिरफ्तारी दी और अपने आप को क्या कर दिया, कानून के हवाले कर दिया। कम से कम 2 सालों तक हमारे भगत सिंह जो थे वो जेल में रहे और जेल में रहने के बाद उनका जो अध्ययन जो था वो जारी रहा। लेनिन की किताब वो पढ़ते थे,
कार्ल मार्क्स को वो पढ़ते थे, साम्राज्यवाद की हम बात करें, इसके अलावा साम्यवाद की हम बात करें, मार्क्सवाद की हम बात करें, इन सबको उन्होंने क्या था, पढ़ा था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि जो भी व्यक्ति मजदूरों को, किसानों का शोषण करेगा, चाहे वो भारतीय क्यों न हो, ये क्या होगा, मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा बेटा। भारतीयों को भी वो अपना शत्रु मानते थे यदि वो किसानों का और या मजदूरों का शोषण करते हो तो। बस भगत सिंह मुख्य रूप से जैसे ही है ना 4-5 दिनों तक वहाँ पर रहे तो उन्होंने देखा यार कि ब्रिटिश जो कैदी जो है उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही है, उनको अच्छी अच्छी है ना फैसिलिटी दी जा रही है, खाना वगैरह भी अच्छा दिया जा रहा है। और हम हिंदुस्तानी जो कैदी जो है इनको बहुत बेकार तरीके से खाना दिया जा रहा है, जिनके ऊपर चूहे वगैरह कूद रहे हैं। तो हमारे भगत सिंह का ये विरोध था कि इन गोरे जो कैदी जो है इनको बहुत ज़्यादा है ना रियायतें दी जा रही है, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा दी जा रही है, हम ऐसे गिरे पड़े हैं, है ना, हमें वही है ना सूखी रोटी दाल वगैरह दी जा रही है ना, अंग्रेजों को चाय कॉफ़ी दी जा रही है डेली डेली। तो भगत सिंह का ये विरोध था सबसे पहले कि भाई साहब जो भेदभाव जो तुम लोग कर रहे हो हमारे और अंग्रेजों के बीच में, इसको क्या किया जाए, बंद किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया। मुख्य रूप से ये तब फेमस हुआ जब सितंबर 1929 में जतिन दास जी की मृत्यु हो गई, है ना। अंग्रेज जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या होने लगे थे, डरने लगे थे भाई साहब कि जतिन दास जी भी अब है ना मरने लगा है। मुख्य रूप से 64 दिनों का इन्होंने क्या लिया था बेटा, भूख हड़ताल लिया था, ध्यान रखना बेटा, है ना। इनके द्वारा कम से कम 64 डेज तक इन्होंने बिना खाना खाए केवल पानी से ये जिंदा रहे थे। और अंग्रेज इतने बेकार थे कि इन्होंने पानी तक भी देना, है ना, पानी तक भी नहीं देते थे ये कई बार। तो अंग्रेजों ने एक नीति बनाई, ध्यान से समझना। अंग्रेजों ने कहा कि भगत सिंह और उसके जो अन्य साथी जो हैं वो जब क्या कर रहे हैं, हमारा आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, एक काम करते हैं कि ये इनकी जो हड़ताल जो चल रही है केवल पानी से चल रही है, एक काम करो पानी की जगह दूध रख दो, है ना, इनको प्यास लगेगी तो पानी की जगह दूध ही पियेंगे, फिर इनका भूख हड़ताल टूट जाएगा। लेकिन नहीं, भगत सिंह और उनके अलावा जितने सारे उनके जो साथी जो थे, बटुकेश्वर दत्त की हम बात करें, सुखदेव की हम बात करें, जतिन दास की हम बात करें, है ना, इन सब ने बिना पानी पिए भी कई सारे दिन गुजारे बेटा। हड़ताल भूख हड़ताल थी भाई साहब, ठीक है ना। तो इनका मुख्य रूप से अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की इनकी है ना भूख हड़ताल तोड़ दे, है ना। सुदर्शन सिंह की हम बात करें, वहाँ पर एक जनरल हुआ करते थे, ये हिंदू थे, है ना, या हिंदू या भारतीय थे मुख्य रूप से। इन्होंने भगत सिंह को मारते मारते एक बार पूछा, मतलब ये मारते मारते कि खाना खाओ करके इनके मुंह के अंदर पाइप डाला जाता था ताकि ये खाना खाए। तो एक बार सुदर्शन सिंह ने पूछ लिया इनको कि भाई साहब भगत सिंह जी यार क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना, क्या मिलेगा तुम्हें ऐसा करके, है ना। तो सुदर्शन सिंह को है ना भगत सिंह का जवाब आया कि तुम भी तो है ना हम जो मांग रहे हैं वो क्यों नहीं दे देते हो, है ना। तो सुदर्शन सिंह ने है ना फिर से अपना रिप्लाई दिया कि भाई साहब तुम्हारे इस है ना काम से कुछ नहीं होने वाला है ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो भगत सिंह ने भी कहा कि मुझे मेरी है ना मिट्टी का फ़र्ज अदा करने दीजिए, आप अपने नमक का फ़र्ज अदा कीजिए, मैं अपनी मिट्टी का फ़र्ज अदा करता हूँ। क्योंकि वो जो सुदर्शन सिंह जो था वो एक ब्रिटिश है ना अधिरक्षक था। तो इस प्रकार की विचारधारा को हमारे भगत सिंह जी रखते थे। 64 वर्ष या 64 दिनों तक इन्होंने क्या किया, हमारे जतिन दास जी ने है ना भूख हड़ताल की थी। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को है ना है ना उनके जो प्राण जो थे वो निकल गए। चलिए कोई बात नहीं। अब भगत सिंह के ऊपर सख्त कार्रवाई होना शुरू कर दिया। जांच पड़ताल के दौरान इनको क्या कर दिया गया, है ना, अदालत में इनको है ना हाजिर कर दिया गया। अदालत में पहले तो इनके ऊपर ये मुकदमा चलाया गया कि भाई साहब इन्होंने क्या किया, जो केंद्रीय विधानसभा जो है वहाँ पर इन्होंने क्या किया, है ना, बम फेंका। इसके अलावा इनके ऊपर एक और आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो सांडर्स हत्या की बात की, जैसे मैंने अभी पहले बताया, इनके ऊपर सांडर्स हत्या का भी आरोप लगाया गया। क्यों? क्योंकि जो भगत सिंह के पास जो पिस्टल जो मिली थी वो क्या थी, है ना, सांडर्स हत्या पर, है ना, क्योंकि भगत सिंह की जो पिस्टल जो थी उसी से ही सांडर्स की हत्या हुई थी। तो प्रूफ ये हो गया कि हाँ सांडर्स के ऊपर जो है ना गोली चलाई गई थी वो इसी पिस्टल्स के है ना द्वारा चलाई गई थी। तो भगत सिंह के ऊपर अब एक और है ना आरोप लगाया गया था, हत्या का भी आरोप लगा दिया गया था, है ना। और इसके अलावा काकोरी षड्यंत्र की हम बात करें, इसका भी आरोप इनके ऊपर लगाया गया था। ठीक है। मुख्य रूप से 26 अगस्त 1930 को अदालत ने ये पूरी तरीके से भगत सिंह को आरोपी सिद्ध कर दिया। भगत सिंह के अलावा सुखदेव और राजगुरु को भी क्या कर दिया गया, है ना, आरोपी सिद्ध करके इनके ऊपर कई सारी सैंक्शन लगाए गए थे, कई सारी धाराएं लगाई गई थी, जिसमें से मुख्य रूप से आईपीसी की धारा
121A, इसके अलावा 302, इसके अलावा 120B भी इनके ऊपर लगाई गई थी बेटा। यदि इन धाराओं को हम देखें तो 121A में मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का इनके ऊपर आरोप लगाया गया था, है ना। और धारा 302 तो आप सभी को पता होगा, है ना, मारने की कोशिश या जान से मारने की कोशिश की जाती है या जब जान से मार दिया जाता है। और इसके अलावा 120B में मुख्य रूप से दिमागी तौर पर यदि कोई, है ना, षड्यंत्र करे, साठगांठ करे, है ना, और, है ना, देश विरोधी विचारधाराओं को फैलाए तो इसके ऊपर, है ना, सजाओं का प्रावधान लगाया जाता है, ठीक है ना। अब भगत सिंह के ऊपर पूरी तरीके से, है ना, आरोप सिद्ध हो गए। भगत सिंह को, है ना, धीरे धीरे करके ये आभास होने लगा कि हाँ, अब जो हमारी मौत जो है वो नज़दीक है, कोई समस्या नहीं है। तारीख भी, है ना, निश्चित कर दी गई थी कि आने वाली 24 मार्च को 1931 को हम लोग क्या करेंगे, इनको फांसी दे देंगे। ध्यान रखना, 24 मार्च 1931 को फांसी देने के बारे में जज साहब ने कहा था। इसी बीच कई सारे, है ना, क्या थे, जो लोग जो थे इनके, मतलब माफ़ी पत्र की हम बात करें, वाइसराय को कई बार, है ना, आता था। इसमें गांधी और इरविन समझौते के बारे में भी, है ना, जानकारी मिलती हमें, है ना। इस समय गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें मुख्य रूप से गांधी जी भगत सिंह को बचाने में थोड़ा सा, है ना, नाकामयाब रहे थे। गांधी इरविन समझौते के बारे में हम कई और, है ना, बताएंगे। मुख्य रूप से गांधी जी ने इरविन से ये कहा था कि जितने सारे कैदी जो है इनको छोड़ दिया जाए, और इरविन ने भी केवल एक बात को लेकर, है ना, महात्मा गांधी जी को, है ना, उलझा दिया। इरविन ने ये कहा कि हम सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, और गांधी जी ने उस पर हामी भर दी। बल्कि हमारे भगत सिंह को एक, है ना, धारा 302 के तहत इनको क्या की गई थी, जेल में डाला गया था। मुख्य रूप से उनके ऊपर, है ना, राजनीतिक मुद्दा न होकर या राजनीतिक आरोप न होकर इनके ऊपर एक, है ना, जान से मारने का आरोप लगाया गया था कि किसी को इन्होंने मारा है, सांडा सत्या वगैरह, है ना, इसलिए इनको क्या रखा गया था, जेल में रखा गया था। गांधी जी ने मुख्य रूप से 5 मार्च 1931 को वायसराय को एक लेटर लिखकर भी, है ना, फॉर्मली लेटर लिखकर भी भेजा था कि भाई साहब, है ना, बड़ी कृपा होगी, है ना, भगत सिंह को छोड़ दीजिए, है ना, हमारे बच्चे की तरह है ना। लेकिन वायसराय का कोई भी, है ना, रिप्लाई आया नहीं था इस समय। और धीरे धीरे करके देश में जो, है ना, आतंकवादी जो गतिविधियां जो थी वो बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे करके, है ना, वायसराय के घरों तक भी क्या थे, लोग जुलूस लेकर आने लगे थे, है ना, जो तोड़ फोड़ जो थी वो, है ना, दुनिया भर की होने लगी थी देश में। अंग्रेजों को अब, है ना, डर लगने लगा था कि कहीं अगर, है ना, भगत सिंह, है ना, समर्थक अगर यहाँ तक ना आ जाए तो भगत सिंह को कहीं छुड़ा कर न लेके जाएं। इसलिए उन्होंने क्या किया, 24 मार्च की जगह 23 मार्च को ही 1931 को शाम को 7 बजे के करीब करीब इनको क्या कर दिया गया, है ना, फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके अलावा हमारे भगत सिंह के साथ जो उनके दो साथी बटुकेश्वर दत्त और हमारे सुखदेव की बात करें, इनको भी क्या कर दिया गया था, फांसी की सजा दे दी गई थी। मुख्य रूप से सबसे पहले पहले सुखदेव की हम बात करें, सुखदेव ने सबसे पहले पहले फांसी में चढ़ने का या फांसी का फंदा अपने गले में टांगने का, है ना, मैंने प्रण लिया था कि मैं क्या करूँगा, पहले हामी भर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हाँ चलो पहले मैं ही क्या करूँगा, फांसी चढ़ूँगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो गतिविधियाँ जो थी वो, है ना, हुई थी बेटा। इसके अलावा जब भगत सिंह को वहाँ पर, है ना, काल कोठरी से लेके आया गया था तो उनसे उनके एक वकील भी मिलने के लिए आए थे जिनका नाम था प्राणनाथ मेहता, ठीक है ना। प्राणनाथ मेहता की हम बात करें, ये हमारे भगत सिंह के वकील थे, ये मिलने के लिए आए थे, ठीक है ना। भगत सिंह को उम्मीद है ना, पूरी उम्मीद थी कि मैं तो फांसी चढ़ के रहूँगा, है ना, बचने का कोई रास्ता है ही नहीं क्योंकि बतेरे उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। तो प्राणनाथ मेहता जी उनसे मिलने के लिए आए थे, ठीक है ना। आखिरी बार मिलने के लिए आए थे, उनकी एक किताब लेके आए थे, वो उनके लिए लेनिन की किताब लेके आए थे जिसको वो आधा अधूरा ही पढ़ के, है ना, क्या थे, फांसी के तख्ते पर, है ना, झूलने के लिए चले गए थे, ठीक है ना। बाद में उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी कि भाई साहब तुम्हारी कोई अच्छी आखिरी इच्छा है, तो भगत सिंह ने कहा था कि मैं एक लेनिन की किताब को आधी अधूरी छोड़ के आया हूँ, उसको पढ़ने की इच्छा है। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं भाई साहब, तुम तो लेनिन की किताब को पढ़ते पढ़ते रातों हो जाएगा फिर, है ना, एक काम करो पहले लटक जाओ फिर बाद में पढ़ लेना, ठीक है ना। तो समझने वाली बात है, अंग्रेजों ने उनकी आखिरी इच्छा तक भी, है ना, पूरी नहीं की। बाद में हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एक दूसरे के गले मिले और खुशी खुशी इन्होंने क्या किया, अपने आप को, है ना, देश के हवाले कर दिया, देश की मिट्टी के हवाले इन्होंने कर दिया, ठीक है ना। धीरे धीरे करके जब गतिविधियां बदली, है ना, एक के बाद जब तीनों के तीनों जो थे वो हमारे फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे, तो उसके बाद वहाँ पर कुछ, है ना, डॉक्टर वगैरह थे,
है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल जे की हम बात करें, जे नक्सल की हम बात करें, ये वहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा भगत सिंह को मृत घोषित किया गया, है ना। NS सोधी की हम बात करें, इन्होंने भगत सिंह की, है ना, डेड बॉडी को चेक किया और कहा कि हाँ ही इज़ डेड, ठीक है ना। तो उसके बाद इनके शरीर को टुकड़े, है ना, टुकड़े टुकड़े करके इनको, है ना, काट दिया गया। रात्रि 10 बजे का वो समय था जब हमारे भगत सिंह के टुकड़ों को लाहौर जेल से बाहर लेके जाने लगे थे भाई साहब, ठीक है ना। लाहौर जेल से हमारे भगत सिंह के टुकड़ों को लेके जाने लगे थे अंग्रेज। अब जब टुकड़े लेके जा रहे थे, जो हमारे फिरोजपुर की तरफ वो लेके जाने लगे थे, वहाँ पर एक सतलज नदी जो है, वहाँ पर उसको फेंक दिया गया। फेंक दिया जाने के बाद उसके ऊपर घी की जगह बताओ मिट्टी का तेल डालने लगे थे वैसे, ठीक है ना। घी डाला करते हैं, लेकिन वे मिट्टी के तेल से क्या करने लगे थे, है ना, भगत सिंह और उनके जो साथी जो थे उनके, है ना, शरीर को जलाने लगे थे। अब जैसे जलाया उन्होंने तो धुआं उठा, आस पास वाले पड़ोसियों को पता चल गया, गाँव वालों को पता चल गया कि वहाँ पर कुछ जल रहा है। तो लोग जो थे वो लाठी वगैरह मशाल वगैरह लेके उस तरफ चलने लगे, तो देखा कि कुछ ब्रिटिश लोग कुछ जला रहे थे। देखा कि वहाँ पर कुछ, है ना, मांस के टुकड़े हैं, पता चल गया कि ये भगत सिंह के हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से फिर उन टुकड़ों को उठाया गया, उनको हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार क्या कर दिया गया था, है ना, मतलब बहा दिया गया था, ठीक है ना। और उसके बाद उनकी श्रद्धांजलि वगैरह जो भी है हिंदू नियमों के अनुसार, या है ना, मुझे थोड़ी पता है कि कैसे कैसे, है ना, वो करते हैं, है ना, आदमी को जलाते वगैरह है, क्या क्या सिस्टम वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कई सारी गतिविधियां बेटा हमारे भगत सिंह के जीवन काल में थी मुख्य रूप से, है ना। बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन था इनका, जीवन बहुत कम था लेकिन, है ना, एक बेहतरीन जीवन था, है ना। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, मैं नास्तिक क्यों, वाई आई एम एथिस्ट, बहुत बेहतरीन थी बेटा। कहा जाता है कि भगत सिंह 1926 तक आस्तिक थे। आस्तिक का मतलब भगवान या एक आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, जो कि, है ना, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता हो, वो आस्तिक होता है। 1926 तक हमारे भगत सिंह जी एक आस्तिक थे। 1926 में उन्होंने एक है ना, लेनिन की किताब पढ़ी थी। उसके बाद इन्होंने पूरी तरीके से भगवान को मानने से इनकार कर दिया और ये एक नास्तिक के रूप में जाने लगे। 1930 के बाद उन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी, मतलब 1929-30 जब ये जेल में थे, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, वाई आई एम एथिस्ट, मतलब मैं नास्तिक क्यों। इसके बारे में उन्होंने बताया भी था और इसके ऊपर उन्होंने तर्क भी दिए थे। शायद यदि ये तर्क अगर आप लोग भी पढ़ें तो शायद आप लोगों को भी पता होगा कि, है ना, मतलब आप लोग भी मानेंगे कि हाँ ठीक है। इसके अलावा भगत सिंह मुख्य रूप से, है ना, अपने अंतिम पत्रों के रूप में, है ना, जाने जाने वाले, ठीक है ना। इसके अलावा भगत सिंह एक आज़ाद सिपाही के रूप में भी अपने आप को मानते थे कि मैं एक आज़ाद सिपाही हूँ। ये कुछ भगत सिंह के ऊपर लिखी गई किताबें हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनको बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ें। इसमें से कई सारी ऐसी किताबें हैं जिनको मैंने खुद, है ना, रिकमेंड किया है, खुद मैंने आपको, है ना, खुद पढ़ा है मैंने, ठीक है ना। तो इनमें से जो भी आपको किताबें बेहतरीन लगी आप उनको लीजिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप उनको ले सकते हैं। भगत सिंह का व्यक्तित्व तो बहुत बेहतरीन था, ठीक है ना। अपने आप में जाने जाने वाले एक महान एक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे वो, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे वीडियो के लिए आप, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो जितने सारे मैं वीडियो लेके आऊँगा वो आप लोगों को, है ना, डेली टू डेली अप टू डेट मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।